जावरा पीथमपुर मार्ग को मिली हरी झंडी। नागदा उज्जैन जावरा पीथमपुर के लिए 4 लेन मार्ग के लिए राज्य सरकार राशि उपलब्ध करवाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को मुक्तेश्वर मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। लगभग 15 मिनट तक भाषण देने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला खारशोद के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, सांसद अनिल फिरोजिया आदि उपस्थित थे। स्वागत करें। साथ ही सदन में उपस्थित हमारे इस जन समूह से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी इस स्वागत अभिनंदन में आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं को भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आए और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे जिले के पदाधिकारी और मंडलों के पदाधिकारी और जितने सांसद अनिल फिरोजिया जी का, हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूरी जनता से मेरा आग्रह है, पूरे कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि ये स्वागत आप सबका तरफ से स्वागत हो रहा है। कृपया करतल ध्वनि से दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, दोनों हाथ उठाकर। भारतीय जनता पार्टी। मैं अन्य कार्यकर्ता बंधुओं से जो भी स्वागत करना चाहते हैं मंच पर, आप तुरंत जाकर और जी हो गया। मैं अब मंच के समीप आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे उज्जैन जिला कांग्रेस के फोटो ठीक प्रकार से आ जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारे जो नए सदस्य हैं वो अग्रिम पंक्ति में उनको खड़ा कर दें। रमेश जी चावड़ा ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ऐसे सारे सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नागदा के विजय अभियान के बाद, और विजय क्यों नहीं हो, नाम ही डॉक्टर तेज बहादुर, जिसका बहादुर के आगे भी तेज लगा हो, तो उसको कौन रोक सकता है। जोरदार तालियां बजाओ आपके अपने यशस्वी विधायक बोलते बोलते बार बार अटकती जीवान। डॉक्टर साहब इतने संगठन करता है कि लगता ही नहीं कि विधायक है, उनको बार बार जगाना पड़ता है। महाराज हनुमान जी की तरह अपनी ताकत पहचानो। आप विधायक बन गए, अभी लाइन लगाओ, लाइन आ, तुम तो चुप रहो, लाइन लग जाएगी, लगेगी तो यार भाड़ना जानना हमने क्या करना। तुम क्यों आ गया, पीछे चलती। डॉक्टर साहब अगली बार भी जीतना, लगातार जीतना, एक दिन की थोड़ी बात है। तो लेकिन संगठन का जो कार्यकर्ता होगा और घिस घिस के चंदन से कुंदन की तरफ बढ़ गया, ऐसे डॉक्टर तेज बहादुर हमारे बीच में। और अभी जिनने हमारे बीच में बहुत अच्छे से संगठन की सारी बात विस्तार से रखी, सम्माननीय हितानंद जी भाई साहब, अभिनंदन करें उनका। हितानंद जी का मंच पर हमारे इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर आप भोपाल चल के आए। माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, आप करतल ध्वनि से सबका अभिनंदन करते हैं, नाम बोलता जाऊंगा। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे प्रभारी विनोद जी, कभी कभी सपने में दिखता कि डॉक्टर तेज बहादुर की काफी विनोद शर्मा में भी घुसती है, ये प्रभारी में तो अंतर नहीं, एक जैसी लाइन के आदमी है। धार का अनुभव कम है, मेरे को धार में जाके पूछना पड़ेगा, यहाँ तो लगता है तेज बहादुर जी की काफी है।
माननीय वरिष्ठ नेता और हमारे भारतीय मजदूर संघ के बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किया है। अभी काबीना मंत्री का दर्जा है माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, माननीय पूर्व विधायक, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष लाल सिंह रावत जी, जितेंद्र गहलोत जी, पूर्व विधायक, अभिनंदन करते रहो आप लगातार। माननीय श्याम बंसल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष महामंत्री धर्मेश जी, लाल सिंह बंजारी जी, विधानसभा संयोजक श्रीमती कमला कुंवर, बहन के लिए भी अभिनंदन करें, और श्रीमती शिवानी कुंवर, दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, श्री संतोष ओपी गहलोत नगर पालिका के अध्यक्ष, श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, श्री अतुल जी, श्रीमती बबीता जी, राकेश यादव जी, राजेश धाकड़ जी और मंचस्थ सभी अतिथि, सबके लिए अभिनंदन करते, वंदन करते। बहुत सारे प्रकार से अलग अलग तरह से आपके कई वक्ताओं ने बात रखी होगी और उन बातों को दोहराने की जरूरत भी नहीं, लेकिन हमको एहसास है इस बात का। भाजपा की सरकार बन गई, मोदी जी की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी जी के बाद स्टेट गवर्नमेंट की डबल इंजन की सरकार बन गई, और सरकार बनने का जितना आनंद ऊपर के मंच पर आता, मैं गारंटी लिख सकता हूं 4 गुना ज्यादा मजा नीचे वालों का आता है। एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक मतदान केंद्र में जो आप लड़ाई लड़ते हो, एक व्यक्ति के सामने सीना ठोक करके, और जो आपकी लड़ाई होती है वो वाकई 56 इंच के सीने वाले को देश ने दुनिया का सरताज बना करके जो मजा आता है वो हमारे लिए एहसास कराती। एक बात जरूर है मित्रों, बड़े अलग प्रकार के ये वर्तमान की राजनीति चल रही है, और इस राजनीति को चलोगे तो देखोगे कि काल के प्रवाह में ऐसी कई सारी गलतियां हमको दिखाई देती है, जिन गलतियों के आधार पर हमारे अपने पुराने इतिहास में कई बार हम झांक के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे ही पूर्वज थे, हमारे ही पुरखे थे, उनने ऐसी बड़ी गलती कैसे कर दी, वो उनसे चूक कैसे हो गई। वो चूक अपने को ऐसी अटपटी जरूर लगेगी, और ऐसा एक और बड़ा मामला कि इस देश के अंदर की अच्छाइयों को लेके चलने वाले लोगों की मालिका कितनी बड़ी है, और उनने अपने जीवन के सभी बलिदान करते हुए, सभी प्रकार की पराकाष्ठा करते हुए हमको सदैव मार्ग दिखाया। हमारी अपनी पार्टी के प्रारंभ से बात करें कि जनता पार्टी के पहले जनसंघ के समय से जो भारतीय जनसंघ ने अपनी यात्रा, विचार यात्रा प्रारंभ की, मूल हमारा और कांग्रेस का अंतर क्या है, हम क्यों जीतना चाहते और हम कांग्रेस को क्यों हराना चाहते। कांग्रेस के हमारी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जाति दुश्मन से बड़ी विचारधारा की हमारी दुश्मनी है। कांग्रेस जब भी होती है हमारे देवी देवता पर उंगली क्यों उठाती है, ये कांग्रेस को इस बात की कीमत चुकाना पड़ेगी। किस बात की हमने गलती की है? हमारे देवी देवताओं के मामले में हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहीं बाहर नहीं रहते हैं। हमारे लाला अयोध्या बोले, हमारे अपने भगवान का जयकारा कर ले, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। आप बताइए कैसी कैसी कल्पना है। और हमारे लिए तो अपने खून में बहने वाले प्रत्येक बूंद की एक एक कतरा कतरा इस बात का एहसास कराता है। इसी जिले के अंदर से 2000 साल पहले भी सम्राट विक्रमादित्य ने दुनिया में भारतीय सनातन संस्कृति का परचम लहराते हुए भगवान राम का मंदिर भी बनाया था, पूरे देश में अलग जगाया था। और मंदिर बनाने के लिए उनको कोई पूजा पाठ के मन में भाव होगा ये तो नहीं मैं मान सकता हूं, क्योंकि विक्रमादित्य के गुणों को अगर अपन देखेंगे तो उनने मानव के अंदर जितने न्यायोचित, वीरोचित, पता नहीं कितने प्रकार के विविध प्रकार के गुणों के साथ जो जीवन जिया है, उस जीवन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि समूची मानवता की स्थापना करने के लिए सुशासन का उच्चतम मापदंड अगर किसी शासक में देखेंगे तो हमको विक्रमादित्य में दिखाई देता 2000 साल पहले, और उसका परिष्कृत और पवित्र रूप देखना होगा तो 17 लाख साल पहले प्रभु रामचंद्र में हमको दिखाई देता है कि हम आज भी भगवान राम को लेकर के एक अच्छे शासक की कल्पना करते हैं, जिसके शासनकर्ता के माध्यम से कोई शासक राजा भी कितना लोकप्रिय हो सकता है। हम प्रभु राम को भगवान मानते मानते उनके जो अपने जीवन जीने के वो जो विविध प्रकार के रूप है उनको अंदर देखते तो हर बार अलग ही रूप दिखाई देता है, हर जगह वो अलग कहानी कहते दिखाई देते। ऐसे भगवान राम जिसने पूरे जीवन में सदैव कष्ट उठा करके पूरे देश को अच्छा ही बांटने का प्रयास किया अपने सारे जीवन काल में,
और हमने अपने देश में भी देखा है। क्या भगवान राम के मामले में आप अगल बगल में दो देशों को देख लीजिए जो हमारे साथ आजाद हुए थे, लेकिन काल के प्रवाह में आक्रांताओं ने हमको नष्ट करने के पहले हमारे देवी देवताओं पे हाथ लगाया था, उनके देवी देवताओं को मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया था। लेकिन वो जो काल ऐसा था कि हमारा गुलामी का काल था, हम कुछ नहीं कर पाते थे। कोई बात नहीं, चला गया। अब मैं तो इस कांग्रेस के अंदर की भी धारा को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अपने नेताओं के अंदर झांक के देख ले। हमारे इंदौर के पास महिदपुर के पूर्व विधायक जी बैठे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपको हिंदू शब्द से इतनी नफरत है ना, वो हमने नहीं किया। लेकिन हिंदू होने का क्या महत्व है, यह आपके कांग्रेस के पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण दिखाई देता है। उनसे पहले लाला लाजपत राय ने क्यों गणेशोत्सव की स्थापना करी? क्योंकि हमारी संस्कृति को जानने के लिए उपक्रम आपको करना पड़ेंगे। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ का विरोध करते हैं और आज की कांग्रेस अयोध्या का विरोध करती है। दोनों में कोई अंतर, इसलिए कांग्रेस को अपने पाप की माफी मांगना पड़ेगी। दोनों का जो अंतर है उसको मिटाने की आवश्यकता। कांग्रेस राजनीतिक दल तो बनना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल बनते बनते हिंदू मुसलमान में क्यों बांटना चाहती देश को? कांग्रेस की इसी गलती के कारण से देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान अलग बना। उस समय जनसंघ तो नहीं था, हम कहां थे उस समय, लेकिन देश का बंटवारा हुआ तो क्यों, किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस चाहती तो इस बंटवारे को टाल सकती थी, लेकिन ऐसे घटनाक्रम में लगातार कांग्रेस अपने आप को डुबाते डुबाते गलत रास्ते पे गई और आज फिर नए बीज बो दिए। आज तो उनको भर भर के मिठाई के थाल, 5 लाख लड्डू तो अपनी सरकार भी पहुंचा रही है अयोध्या में। इतने नंगे भूखे नहीं है दिल्ली वाले कांग्रेस के भी। होना तो ये चाहिए था कि वो खुद भी लड्डू के थाल लेके जाते, लेकिन क्या कह रहे? नहीं, हम निमंत्रण को ठुकराते। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? हमने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस गलती कर रही है, किस मार्ग पे जा रही है, लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक देख रही है। इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी और इसकी कीमत चुकाने के लिए मंदिर तो बनेगा 22 तारीख। मंदिर में तो भगवान की प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। देश तो दिवाली मनाएगा, फटाके छोड़ेगा, आनंद उठाएगा, लेकिन असली दिवाली हमारी कब मनेगी? जिनने ये पाप किया, आगामी लोकसभा चुनाव के एक एक बूथ पे एक एक वोट से हमको इनका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के इस पाप की कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। मूल हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, मूल हमारे दर्शन की लड़ाई है। हमारी इस देश की एकता अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने देश के पहले अपनी पार्टी का भी नाम कैसे रखती है, जो देश से जुड़े भारतीय जनता पार्टी। और कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने हर कठिन काल में अपने आप की परीक्षा दे करके देशभक्तों की मालिका में अपना नाम लिखाया। जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाया तो आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पूरे दल का विलय करके जनता पार्टी में विलय करते हुए वो एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसके बलबूते पर लोकतंत्र बचा है। कांग्रेस के पाप उस दिन भी थे जब उनने सुप्रीम कोर्ट के लिए हुए हाईकोर्ट के निर्णय को न मानते हुए प्रधानमंत्री पद की लालच उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपा था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक के निर्णय को नकारते हुए फिर गलत रास्ता ढूंढा। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति हमारी राष्ट्रवादी राजनीति से कभी मेल नहीं खा सकती है। इसलिए हमारी नीति कुल मिलाकर के देश भक्तों की नीति है, राष्ट्रवादी नीति है। और हम अगर कोई झंडा उठा के काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, तो वो किसी को जिताने हराने की बात नहीं कर रहा है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता को परम वैभव पे ले जाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। इस नाते से हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। कौन विधायक बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम इस बात के लिए लेना देना है कि भारत माता के वैभव के लिए जो काम करेंगे उसके लिए हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इतनी सारी बातें करूंगा तो बहुत लंबी कहानी होगी, लेकिन मैं काल के प्रवाह में अपनी बात को समेटते हुए, चूंकि मुझे 2 और कार्यक्रम में जाना है और अभी आने में भी विलंब हुआ, इसलिए क्षमा भी चाहता हूं।
आप बताइए हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार जो काम कर रही है और मोदी जी की सरकार काम कर रही है, मैं आपको 2-4 आंकड़े देना चाहूंगा। रेल के मामले में नागदा से बढ़ के कौन जानता है, लेकिन रेल के मामले में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2009 से लगे 2014 तक केवल 600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को दिए, और मोदी जी की सरकार में 2023-24 में 13,500 करोड़ रुपए दिए। ये हमारी सरकार है जो विकास के पहिए को कैसे ले जाती है, ये एहसास कराने का काम अगर किसी का है। जी यादव को आमंत्रित करता हूँ, सब लोगों के लिए मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भोजन की व्यवस्था है, कृपया भोजन करके ही पधारें। बीच में भगवान मुक्तेश्वर महादेव की नगरी में, राजा जन्मेजय की नगरी में, चंबल तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन परम आदरणीय हितानंद शर्मा जी, हम सबके लोकप्रिय नेता मार्गदर्शक, ऐसे परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मान्यवर अनिल फिरोजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय नेतागण और यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दुर्लभ कार्यकर्तागण, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और इस जीत के साथ मध्य प्रदेश की सरकार में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को यहां से पूरी ताकत के साथ जिताकर भेजने का काम किया। आपने इस चुनाव को इस तरीके से लड़ा जैसे आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने ये साबित कर दिया कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूं, आप देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। मैं सब भाइयों और बहनों को मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आपके प्रति हमेशा सेवा का भाव लेकर सेवक के रूप में काम करता रहूंगा और पार्टी की जवाबदारी का निर्वहन करता रहूंगा। आज समय बहुत कम है, मुझे नागदा खाचरोद क्षेत्र की बहुत सारी बातों को आपके सामने रखना था, लेकिन समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, हम सबका सौभाग्य है कि संभाग और कुछ जिलों के बाद अगर मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में आपने पधारने का काम किया है तो वो नागदा खाचरोद का क्षेत्र है। हम सब आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस क्षेत्र का जो पूरा ज्ञापन है, जो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको यहाँ पर व्यक्त ना करते हुए आपको प्रस्तुत करूंगा और सोशल मीडिया पर और समाचार पत्र के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि क्षेत्र के लिए मैंने कौन सी बातों को इस विकास के लिए, खाचरोद नागदा के विकास के लिए रखा है। मैं पुनः आप सबका बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आज के सम्मेलन में आपके पधारने पर आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। विषय कि ये नागदा खाचरोद की ऐतिहासिक विजय के बाद अगर कोई पहला कार्यक्रम हो रहा है तो वो है कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन। ये माना जाता था कि नागदा की सीट बड़ी टफ है और सामने वाला उम्मीदवार जिसके जाति के भी बहुत ज्यादा वोट है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समय समय पे सिद्ध करा कि हमारे वरिष्ठ लोग हम कहते हैं कि हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता, और मैं कई बार मंचों पे बोला भी हूं, कार्यकर्ता सम्मेलन में बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से अगर निकल गया और लग गया काम पे
तो किसी के काका की ताकत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। और अगर कार्यकर्ता घर पे बैठा रह गया तो किसी की ताकत नहीं कि पार्टी को जिता दे। और आज ये हमारे कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया कि डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को जब संगठन ने टिकट दिया, सभी कार्यकर्ता प्राण मन से लग गए और ऐतिहासिक जीत हमारी नागदा में हुई है। क्योंकि हमारे हितानंद जी भी है, हमारे मोहन जी भी है, दोनों संगठन की बात रखने वाले हैं। मैं ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने बोला था कि 2-3 प्रमुख मांगे विधायक होने के नाते हम मांग लेना, लेकिन डॉक्टर साहब भी समय को बचाने के इसमें बोल नहीं पाए। लेकिन मैं 2 प्रमुख मांगे आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब और मेरी जो बात हुई कि जावरा से नागदा उन्नेल उज्जैन होते हुए पीतमपुर रोड, ये हमारी बहुत प्रमुख मांग है। क्योंकि इस रोड पे इतने ब्लैक स्पॉट है कि आए दिन नहीं, रोज प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में किसी न किसी परिवार का कोई व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन रहा है। इसलिए मैंने माननीय मोहन जी से बैठक में भी मांग रखी थी और यहां भी मांग रखी है, डीपीआर भी बन गई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने डॉक्टर साहब आपकी मांगे अभी जब बात करी बैठक में, तो अधिकारियों ने यह बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश शासन ने भी डीपीआर बनाई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि यह केंद्र शासन बनाए या मध्य प्रदेश शासन। तो बहुत जल्दी यह रोड की भी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमको देने वाले हैं। मैं ऐसे विश्वास प्रकट करता हूं और मोहन जी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते। बजा ताली जोरदार, जितनी जोरदार ताली बजेगी उतनी जल्दी रोड आएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी का यहाँ पे 100 मेगावाट का 650 करोड़ की लागत का पावर स्टेशन यहाँ पे नागदा उज्जैन रोड पे स्वीकृत हो गया। जमीन भी आवंटित हो गई, टेंडर भी लग गए। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक दिन और समय दे दे। माननीय मोहन जी, एक दिन आप और समय दे दें ताकि उसका भी हम भूमि पूजन कर दे। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात हम नागदा को देने वाले हैं। दूसरा, यहां पे एक जो है नेशनल हाईवे बने तो या तो लॉजिस्टिक हब या फिर एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया यहां पे चिन्हित हो, ताकि यहां के युवाओं को खाचोर, नागदा, महिदपुर, उन्नेल यहां के युवाओं को रोजगार मिले। यही मैं 3 मांग आपसे मांग रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 3 नवंबर से मान लें या 3 दिसंबर से या 17 नवंबर से 1-1.25 महीना तो अपने को परिणाम आए हुए हो गए। हमने ऐसा कौन सा उल्लेखनीय काम किया कि लोकसभा चुनाव हमारे लिए मुश्किल से 1.5-2 महीने हमारे पास हैं। कितना समय? अभी मान लें कि आज 14 तारीख है। मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लगेगी लोकसभा चुनाव में। तो हम सबके लिए काम के लिए कितने दिन है? अगर विधानसभा चुनाव की अपन सोचे तैयारी, तो बूथ की तैयारी हम श्रद्धेय ठाकरे जी के शताब्दी वर्ष से कर रहे थे, यानी 2 वर्ष से 1.5-2 वर्ष पहले से कर रहे थे। हमने आकांक्षी विधानसभा के नाते से जो हारी हुई विधानसभा है उनको लगभग 7 महीने से हमने प्रवास किए थे। मैं भी इसी यहाँ पे एक हॉल है इधर सामने मंदिर पर, वहां पर एक बैठक इस विधानसभा की लेके गया था। अपने में से कुछ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सुपर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे होंगे। अब चुनाव का समय नजदीक है, बहुत सकारात्मक चर्चा सब जगह होगी। कुछ बातें हमने ऐसी सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए होमवर्क है आप सबको लिए।
64,523 बूथ है, हम 39,000 कुछ बूथ जीते, यानी कितने बूथ रह गए मध्य प्रदेश में? कहाँ पे? 39 में 64 को माइनस किया कितने रह गए डॉक्टर साहब? तो हमें अभी कितने बूथ और जीतना है? 25,000। ये हमारा होमवर्क है, 25,000 की तैयारी करना है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमको 58% वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे अधिक वोट था। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में जब प्रारंभ हुआ तब कार्यकर्ताओं को कहा जाता कि आप चुनाव लड़िए, तो कार्यकर्ता कहता था क्यों लड़ रहा चुनाव? तो हमारा नेतृत्व कहता था, उस समय के नेता कहते थे कि चुनाव हारने के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा जब चुनाव हारने के लिए लड़ना है तो लड़ना क्यों है? तो कहते थे कि हमारा संगठन, हमारा दल क्या करने वाला है, इस देश में क्या परिवर्तन करेगा, यह सुनाने के लिए हमको चुनाव में लड़ना है। 51 में जनसंघ की स्थापना हुई और हम पहला चुनाव 52 में लड़े, मात्र 3% वोट प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए? 3। दूसरा चुनाव हम 57 में लड़े, तब भी हमें 9% वोट प्राप्त हुए। जब हम 62 का चुनाव लड़े तो हमको 16% वोट प्राप्त हुए। 67 में हम सम्मिश्र सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। कुछ हार जीत के बड़े हमारे लोग, जीतना तो पहले से ही प्रारंभ हो गए थे, लेकिन बड़ा आंकड़ा आ गया और हमने मध्य प्रदेश में भी मिली जुली सरकार, सम्मिश्र सरकार, जिसमें हमारे रीवा के सतना के डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री और हमारे सकलेचा जी, वीरेंद्र कुमार जी डिप्टी सीएम बने और हम सब आए। आज वह आंकड़ा लोकसभा में 58% है और विधानसभा में 48% है। ये हाईएस्ट है। इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पास अभी आंकड़ा ऐसा है कि 16-17 हजार बूथ ऐसे हैं जो हम आज तक नहीं जीतते। कितने बूथ हैं? इसमें से कुछ बूथ हमारी विधानसभा में भी होंगे जो हम नहीं जीतते। वो कैसे जीतेंगे ये रचना हम सबने कर दी है। इसलिए खुमारी शब्द बोलना चाहिए कि खामोशी शब्द बोलना चाहिए, ये छोड़ते हुए हमने पूरे चुनाव का विश्लेषण करना। मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला पदाधिकारी, विधानसभा संयोजक प्रभारी बैठे और विधानसभा के एक एक बूथ का विश्लेषण करें कि हम सबको कौन कौन से बूथ पर क्यों हारना पड़ा, उसका सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण करते हुए अगली लोकसभा में हमको 100% बूथ जीतना है। इसका लक्ष्य हमने तय करना है, क्योंकि हमारा नेतृत्व कहता है कि बूथ जीता चुनाव जीता। इसलिए बूथ जीतने के लिए जो जो प्रयास, जो जो एफर्ट्स करने हैं वो हम सब ने मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा संयोजक प्रभारी ने प्रारंभ करना कि बूथ के नाते से हमारी रचना कि वहां पर अल्पसंख्यक बूथ है तो वहां पर और कितने दूसरे लोग रहते हैं, वहां क्यों वोट नहीं मिल रहा हमको। वो एससी का बूथ है, वो एसटी का बूथ है, वो ओबीसी की किस जाति का बूथ है, एक एक बूथ का बारीकी से हिसाब किताब करें, उसका विश्लेषण करें और ऐसे बूथ निकालें कि हम 14 के लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में, 18 के विधानसभा चुनाव में और 23 के विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से बूथ हैं जो हम चारों बार नहीं जीते, ऐसे कौन से बूथ हैं जो चारों बार जीते, ऐसे कौन से बूथ हैं जो लोकसभा में तो जीत जाते लेकिन विधानसभा में। इसके आधार पर बूथ की एक अपन ने रणनीति बनाना और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, कार्यकर्ता हम सब इस बूथ स्तर तक के आए हैं, तो एक विषय मेरे को ध्यान में आया, वो रखा है। हम सब ने लोग विधानसभा चुनाव में एक विषय को लेकर गए थे कि हमने बूथ पर कुछ 4-5 काम करने की तैयारी की थी। इस बार भी एक काम हमें कल से प्रारंभ करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल दिल्ली में प्रारंभ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भोपाल में प्रारंभ करेंगे। बहादुर सिंह जी अपने जिले का जो केंद्र मानते हो, क्योंकि उज्जैन नगर में तो दूसरा अपना संगठन का जिला है, यह नालंदा से प्रारंभ करेंगे या वो उज्जैन के किसी वार्ड से प्रारंभ करेंगे, इसका उनको स्वायत्तता है। जिला अध्यक्ष जी उसके 1 घंटे बाद प्रारंभ करेंगे। उसके बाद सभी हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष अपने बूथ पर या अपने निर्धारित बूथ मंडल के केंद्र पर 5 बूथ पर लिखेंगे फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार भाजपा सरकार। क्या लिखेंगे? फिर इस बार
मोदी सरकार, फिर इस बार भाजपा सरकार। ये बैठे हुए नेतृत्व और आप सब कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कल से ये अभियान प्रारंभ होगा। हमारे एक बूथ पर 5 स्थानों पर दीवार लेखन करना है। आजकल दीवार लेखन के प्रकार बदल गए हैं। प्रोफेशनल व्यक्ति रखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लिखें कि दूसरा व्यक्ति उसको देखने में, पढ़ने में कठिनाई आए। खुद लिखे, खुदा बाँचे ऐसा ना हो, खुद ही बाँचे ऐसा ना हो। इसलिए समाज बाँच सके, जनमानस बाँच सके, पढ़ सके, इस प्रकार से दीवार लेखन हम सबने करना है। दूसरा काम है, जो काम हमारे इस विधानसभा के सब कार्यकर्ताओं ने शुरुआत कर दी है, न्यू ज्वाइनिंग। हमारे कांग्रेस से अभी जो कुछ नेता, पार्षद आदि अभी सम्मिलित हुए, स्वामी जी शामिल हुए, उनके साथ और कार्यकर्ता शामिल हुए, तो ये काम हम सब ने लिख लें सभी कार्यकर्ता कि हमारे गांव में, हमारे वार्ड में 25 साल यानी 1998 में अगर नगर पालिका का और सरपंची का चुनाव हुआ था, उससे लेकर 2023 तक कोई भी चुनाव हुआ है, उसमें चुनाव के लिए जो खड़ा हुआ था उसका वर्तमान स्टेटस क्या है, वर्तमान में वो कहां खड़ा है, ऐसे सब लोगों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए हमने प्रयास करना है। जैसा कि एक प्रयास अभी हमने प्रारंभ किया है, हर बूथ पर ज्वाइनिंग करानी है। हमें दूसरी पार्टी को कोई जगह ही नहीं देनी है, स्पेस ही नहीं देनी है, हर तरफ भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, इस प्रकार का हमने पार्टी में न्यू ज्वाइनिंग की एक व्यवस्था करनी है। एक अभियान 4 फरवरी से प्रारंभ होगा। मंडल स्तर के सब कार्यकर्ता 24 घंटे गांव में रुकेंगे। मंडल स्तर का अर्थ होता है कि मंच पर बैठे सब लोगों को 24 घंटे गांव में रुकना है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के किसी एक गांव में रुकेंगे, आपके सांसद भी लोकसभा क्षेत्र के किसी एक गांव में रुकेंगे, आपके विधायक डॉक्टर साहब भी किसी एक गांव में रुकेंगे। यानी हम सब मंच पर बैठे हुए लोग 24 घंटे एक गांव में जाएंगे। पार्टी के द्वारा बताए हुए 21 कामों का वहां पर क्रियान्वयन, वो कार्यक्रम होंगे रचनात्मक, पॉलिटिकल और संगठनात्मक। तो ऐसे सब कामों के लिए हम सब ने गांव चलो अभियान 4 फरवरी से प्रारंभ होगा। और एक लाभार्थी संपर्क के नाते हम जन जन के बीच गए थे, तो इस लाभार्थी संपर्क की भी एक व्यवस्था हम सब ने बूथ स्तर पर फिर सुदृढ़ करते हुए लोकसभा चुनाव के नाते हम सब की इसकी तैयारी करना है। हमारे क्षेत्र में स्व सहायता समूह, महिलाओं के क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा तंत्र है, इसके भी संपर्क की रचना महिला मोर्चा और पार्टी बनाएगा। ऐसे कुछ कामों को लेकर हमें अब लोकसभा चुनाव की ओर चलना है। हम सोशल मीडिया की चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया के बारे में बार बार कहता हूं कि एक पीढ़ी ऐसी भी है हमारे पास मंच पर बैठी है जो संदेश भेजने के लिए टेलीग्राम का उपयोग करती थी। संदेश किसी को दूसरे को देना है तो क्या भेजते थे? टेलीग्राम। आज नई पीढ़ी आ गई है, वह आज इंस्टाग्राम से संदेश भेजती है। तो टेलीग्राम की यात्रा इंस्टाग्राम तक पहुंच गई है। उस यात्रा में हम सब भी कहां खड़े हैं, हमारा दल कहां खड़ा है, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि पदाधिकारी कहां खड़ा है कि सोशल मीडिया में उसकी विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, फेसबुक पर क्या स्थिति है, उसके पेज में कितने फॉलोअर्स हैं, उस पर क्या पोस्ट जा रही है, पार्टी के नेतृत्व की गतिविधि क्या जा रही है, ट्विटर की क्या स्थिति है, इंस्टाग्राम की क्या स्थिति है, यूट्यूब की क्या स्थिति है, इसके नाते से विचार करना। और छोटे छोटे स्थानों पर जो यूट्यूब और व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैनल खड़े हैं, वो सब चैनलों के साथ संवाद करके पार्टी की बात समाज के बीच पहुंचना चाहिए। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से हम हर बूथ के, हर गांव के, हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अंत में 5 बातों का उल्लेख देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। विकसित भारत का लक्ष्य। अब ये अमृत काल चल रहा है, 2047 तक भारत को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लिया है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था, अगले तीसरी बार मोदी सरकार होगी तब पहुंचने वाले हैं। तो हम सबको लक्ष्य लेना है विकसित भारत का। अभी राम मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम है, पूज्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरे देश में माहौल है। 80 के दशक में हमारे कार्यकर्ता जो राम जन्मभूमि करते थे, और ये मोहन जो कार्यकर्ताओं के सदैव तैयार है। हम सबके बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, संगठन के महामंत्री संगठन आदरणीय नित्यानंद जी भाई साहब, आदरणीय जटिया जी, हमारे सहज सरल लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, जिले के अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, उपस्थित पूर्व विधायक सुवंशित
सारे मंचासीन गुलदस्ते में हमारे सारे हरे भरे फूल, हमारे सभी नेतागण, उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, आप सबने अपना कीमती समय दिया। भारतीय जनता पार्टी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हम सब सहभोज करेंगे। विधायक सभी लोग आदरणीय मंदिर परिसर में भोजन के लिए पधारे। धन्यवाद।